नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड राज्य के पिछले 25 साल के इतिहास में सरकार भले ही किसी भी दल की रही हो, लेकिन मौज हमेशा चकड़ैतों की ही रही है। पहाड़ की खाड़ुन जुगा हो चुकी स्थिति का सबसे बड़ा कारण भी यही है। इस पर और ज्यादा बिजोग पड़ने वाली बात यह है कि अब जनता के बीच होने वाले राजनीतिक विमर्श भी चकड़ैतों ने ही हथिया लिए हैं, क्योंकि अखबारों और समाचार चैनलों से लेकर आईटी सेल तक चकड़ैतों का ही कब्जा है। इसलिए पहाड़ और राज्य के तमाम जरूरी सवाल गायब कर दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों को विमर्श का मुख्य केंद्र बना दिया जाता है जो असल में तो अणती लायक न गणती लायक होते हैं। बीते हफ्ते के मुद्दों को ही देखिए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि देहरादून में एक और व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सिर्फ देहरादून में ही पिछले एक पखवाड़े में हुई ये 5वीं हत्या है। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में बीते हफ्ते 2 हमलावरों ने विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इस घटना के बाद भी विमर्श ये नहीं था कि बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है, बल्कि सरकार के घोषित अघोषित प्रवक्ता ये साबित करने में लग गए कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिस पर दर्जनों गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे और जो जेल से छूटकर यहाँ रह रहा था कायदे से। तो ये और भी चिंता का विषय होना चाहिए कि ऐसे गैंगस्टर आखिर देहरादून में ही पनाह क्यों लिए हुए हैं। ये पहला मामला नहीं है जब किसी अपराधी के देहरादून में रहने के चलते अपराध बढ़े हों या हत्याएं हुई हों। अभी कुछ समय पहले हमने भी एक्स्ट्रा कवर के एक एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे कुख्यात अपराधियों के लिए देहरादून किसी सेफ हेवन की तरह हो गया है। अफ्रीका वाले कुख्यात गुप्ता बंधुओं का मामला भी आपको याद होगा, जिनको अपनी हत्या का दोषी बताते हुए कुछ समय पहले ही देहरादून के एक कारोबारी ने आत्महत्या तक कर ली थी। और अपराधों की ये घटनाएं सिर्फ देहरादून तक ही सीमित नहीं हैं। हल्द्वानी में भी बीते हफ्ते एक लड़के और लड़की की उन्हीं के साथियों ने हत्या कर दी। इनके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बीते हफ्ते रुद्रपुर में एक शिक्षक को अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो भवाली के बाद अल्मोड़ा में भी एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देते इन मामलों के बीच ऐसा कोई आंदोलन प्रदेश में नहीं हुआ जिसमें बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए हों। हाँ, ऐसे प्रदर्शन जरूर हुए जहां इन अपराधों में से जहां जहां अपराधी दूसरे समुदाय का निकला वहां वहां मामला मुद्दा बन गया। बाकी जगह अपराधी भी उसी धर्म का हो जिस धर्म का पीड़ित पक्ष है, उन अपराधों को तो अब अपराध की तरह देखने वाली नज़र ही विमर्श से बाहर कर दी गई है। इसी तरह बीते हफ्ते टिहरी जिले के खनेटी गांव में रहने वाले होशियार सिंह ने तब दम तोड़ दिया जब उनके गांव वाले उन्हें एक कुर्सी से बांधकर अस्पताल पहुंचाने निकले तो थे, लेकिन वक्त से हार गए। गांव वाले लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन बेबस होकर ऐसे ही मरते जा रहे हैं। फिर भी ये मुद्दा किसी राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनता। पहाड़ के अन्य जरूरी सवालों की तरह इसे भी पहाड़ की बदनसीबी मान लिया गया है और प्रदेश का सारा राजनीतिक विमर्श सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों में समेट दिया गया है। हत्या पर चर्चाएं तभी होंगी जब कोई मुस्लिम एंगल हो, बलात्कार पर तब होंगी जब कोई मुस्लिम एंगल हो, और ज़मीनों की लूट पर भी तभी होंगी जब कोई मुस्लिम एंगल हो, जैसा कि धौलास वाले मामले में हुआ, जिसे पहले कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन रही है, फिर कहा गया कि लैंड जिहाद के ज़रिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, और फिर ऐसा गमजा दिया गया कि अब वहाँ जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई को अधर में लटका दिया गया है। इस पूरे प्रकरण को आप विस्तार से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेता और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मलाई सबने चाटी है, जबकि कीमत बेचारे आम लोग चुका रहे हैं। तो इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज वाले मामले को थोड़ा विस्तार और एकदम शुरुआत से समझते हैं। उत्तराखंड राज्य बने हुए तब कुछ ही साल हुए थे और जनता उस समय स्वर्णिम सपने देखने वाले उसी मोड में थी जिसके बारे में नेगीदा ने बताया ही है कि होनी हुंत्याली का सुपन्या, भली भलियार का सुपन्या, रोजगार का सुपन्या, आस विकास का सुपन्या, रंगला सुपना, पिंगला सुपन्या, सुपन्या ही सुपन्या। इसके आगे की कहानी भी नेगीदा ने बताई ही है कि इसी दौर में भरका चंद्रवंश को पहलो रज्जा बने नौछम्मी नारायण। अब नौछम्मी नारायण के बारे में नेगीदा ने इस गीत में जो विस्तार से बताया था, कायदे से मुद्दा और चर्चा का विषय वही होना चाहिए था। नेगीदा ने बताया था कि भुजी काटी तरकारी नारायण, भुजी काटी तरकारी और दुई हाथों लुटौंदी नारायण खजानू सरकारी। असल मुद्दा सरकारी खजाने को लुटाने का ही था, जिसकी शुरुआत
तिवारी सरकार के उस दौर में हुई थी और आज 2 दशक बाद जिसका स्वरूप लगातार बढ़ा ही है। लेकिन इस लूट पर चकड़ैत न तो खुद बात करते हैं और ना आपको करने देते हैं। कांग्रेस के चकड़ैत तो इस पर कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के दौर और उन्हीं की सरकार की बात है। लेकिन भाजपा के चकड़ैत भी उस दौर में हुई जमीन की लूट पर कभी नहीं बोलते, क्योंकि जिन पर ये खजाना और जमीनें लुटाई गई उनमें से कई खुद भाजपा से ही हैं। असल में नारायण दत्त तिवारी वाली उस कांग्रेस सरकार में जमीनों की जमकर लूट हुई थी। ऐसी छरवाली लगी थी कि खाजा बुखड़ा की तरह जमीनें बांटी गई थी, कहीं सिर्फ 1 रुपए प्रति एकड़ के रेट पर, तो कहीं बिल्कुल फ्री। और तिवारी सरकार में फ्री की जमीनें लौफियाने वालों में भाजपा के ऐसे ऐसे नेताओं तक का नाम है जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे हैं। इनके अलावा कई टीवी चैनलों को ज़मीनें दी गई, कई बाबाओं को ज़मीनें दी गई, किसी को आश्रम के नाम पर, तो किसी को स्कूल और कॉलेज बनाने के नाम पर, और किसी को कोई ऐसा उद्योग लगाने के नाम पर जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इनमें से अधिकतर लोगों ने ऐसी फ्री की ज़मीनों पर या तो खांटी निजी उपयोग के लिए कुछ बना लिया, या वो ज़मीनें आज भी उनके नाम से दर्ज होकर खाली पड़ी हैं, जिनके रेट अब आसमान छूने लगे हैं। लेकिन ज़मीनों की बंदरबांट पर कोई भाजपा नेता कभी आपको सवाल उठाते नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सपोड़ा सपोड़ी में वो खुद भी शामिल रहे हैं। खैर, नेताओं की छोड़िए, आम जनता को भी ज़मीनों की इस लूट से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसीलिए ज़मीनों की लूट बढ़ती ही चली जाती है। और यही कारण है कि तिवारी जी वाली कांग्रेस सरकार ने जो परंपरा शुरू की थी, धामी जी वाली भाजपा सरकार आते आते वो परंपरा इतनी बढ़ गई कि कभी जॉर्ज एवरेस्ट वाली हज़ारों करोड़ की ज़मीन घाम लगा दी गई, तो कभी हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक की ज़मीनें नेताओं ने अपने कमीशन काट कर औने पौने दामों पर उन लोगों को सौंप दी जो नेताओं की ब्लैक मनी को मैनेज करने का काम किया करते हैं। हमने एक्स्ट्रा कवर के कई एपिसोड्स में ज़मीनों की इस लूट के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अब संदर्भ आया है और गड़े मुर्दे उखड़ने ही लगे हैं, तो जल्द ही आपको हम वो पूरी सूची भी बांच कर सुना देंगे जिन्होंने उत्तराखंड की पहली चुनी हुई सरकार के दौर में ज़मीनें लौफियाने का काम किया था। तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि भाजपा के नेता आखिर कांग्रेस सरकार में हुई उस लूट पर क्यों कुछ नहीं बोलते। फिलहाल बात करते हैं इस ज़मीन की जो इन दिनों विवादों में है। तो हुआ ये कि तिवारी जी अपने समय में जब ज़मीनें 1-2 रुपए प्रति एकड़ में बांट रहे थे, या कुछ लोगों को फ्री में भी दे रहे थे, उसी दौर में वो कई अन्य लोगों को तय सीमा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदने की अनुमति भी दे रहे थे। धौलास की ये ज़मीन भी ऐसी ही एक ज़मीन है जिसे तिवारी सरकार ने आवंटित नहीं किया, न ही फ्री में दिया और न ही कम दामों पर। तिवारी सरकार ने शेख उल हिंद एजुकेशन सोसाइटी को ये अनुमति दी कि वो एक शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए तय सीमा से ज़्यादा यानी 20 एकड़ ज़मीन देहरादून में खरीद सकता है। मार्च 2004 में दी गई इसी अनुमति के आधार पर फिर इस सोसाइटी ने ज़मीनें खरीदना शुरू किया और मई 2004 तक कुल 15.19 एकड़ ज़मीन इसने खरीद ली। इससे आगे की कहानी जानने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि क्या ये ज़मीन खरीदने की अनुमति कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दी गई थी। तो इस सवाल का सीधा जवाब तो ये है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी कोई बात किसी भी अनुमति पत्र में लिखी नहीं गई थी। उसमें सिर्फ शैक्षिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाने की बात कही गई थी। लेकिन शेख उल हिंद एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे महमूद मदनी, जो कि इस्लामिक धार्मिक संस्था जमीयत उलमाए हिंद के भी अध्यक्ष हैं। इसीलिए इस तर्क को स्वाभाविक बल मिला कि उनकी संस्था यहाँ जो भी शैक्षिक संस्थान खोलेगी उसमें संभवतः इस्लामिक शिक्षा का ही बोलबाला होगा। लेकिन ये बातें उस दौर में कभी नहीं उठी, क्योंकि न तो 9 मण तेल कभी हुआ और न राधा कभी नाची। वो इसलिए कि ये संस्था 20 एकड़ ज़मीन कभी खरीद ही नहीं सकी। इसलिए यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी, वहाँ कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इस तरह के तमाम सवाल पैदा होना बहुत दूर की कौड़ी थे। जिस नियम के तहत शेख उल हिंद एजुकेशन सोसाइटी को ज़मीन खरीदने की अनुमति दी गई थी, वो नियम था UPZA-LR नियमावली का नियम 2-10। इस नियम की शर्त है कि इसके तहत मिली अनुमति की वैधता 180 दिन तक ही रहती है। लेकिन अनुमति के 180 दिनों के भीतर शेख उल हिंद एजुकेशन सोसाइटी ने 15.19 एकड़ ज़मीन ही खरीदी थी। ऐसे में इस सोसाइटी ने ज़मीन खरीदने के लिए कुछ और समय मांगा। तिवारी सरकार ने तब इसे 4 महीने का अतिरिक्त समय दे भी दिया, लेकिन सोसाइटी इसके बाद भी 20 एकड़ ज़मीन नहीं खरीद पाई। ऐसे में तिवारी सरकार ने ही नवंबर 2006 में शेख उल हिंद एजुकेशन सोसाइटी द्वारा खरीदी गई सारी ज़मीन की अनुमति को रद्द करते हुए आदेश जारी कर दिया कि ये ज़मीन सरकार में निहित कर ली जाए। इसके पीछे तिवारी सरकार ने 2 तर्क दिए।
एक तो ये कि उसने अतिरिक्त समय जो दिया था उसका कोई प्रावधान ही कानून में नहीं था, इसलिए ये अनुमति अवैध मानी जाए। और दूसरा तर्क था गृह विभाग का कि ये ज़मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के नज़दीक है, इसलिए सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए सेकुल हिंद एजुकेशनल सोसाइटी को यहाँ कोई संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस सोसाइटी को पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए ज़मीन खरीदने की अनुमति भी कांग्रेस की तिवारी सरकार ने ही दी थी, और फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस अनुमति को रद्द करने का काम भी उसी कांग्रेस सरकार ने किया। तब सरकार के इस फैसले के खिलाफ सेकुल हिंद एजुकेशनल सोसाइटी नैनीताल हाईकोर्ट पहुंची और उसने इस फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट में जस्टिस BS वर्मा ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में माना कि एजुकेशनल सोसाइटी ने जो 15.19 एकड़ ज़मीन अनुमति मिलने के 180 दिनों के भीतर खरीदी थी वो पूरी तरह से न्याय संगत और वैध थी, इसलिए ज़मीन उसे वापस उससे नहीं ली जा सकती। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि सरकार को लगता है कि इस ज़मीन पर सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए सेकुल हिंद एजुकेशनल सोसाइटी यहाँ कोई संस्थान नहीं खोल सकती। ऐसे में कोर्ट ने सोसाइटी की याचिका को आंशिक तौर से मंजूर करते हुए आदेश दिया कि वो भले ही यहाँ कोई संस्थान नहीं खोलेगी, लेकिन वो चाहे तो सरकार की अनुमति से ज़मीन को आगे बेच जरूर सकती है। ये फैसला आया था जून 2010 में और तब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, लेकिन तब भी ये कभी राजनीतिक विमर्श का कारण नहीं बना और न ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी कोई बात तब तक भी सामने आई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जुमला संभवतः सबसे पहले उठा पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, जब हरीश रावत ने नहीं बल्कि कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता ने ये बात कही कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। बस इतना होना था कि भाजपा ने मौका लपक लिया। कांग्रेस नेता का ये बयान तो भाजपा के लिए ऐसी फुलटॉस बनकर आया था कि उसने आगे बढ़कर इस पर छक्का मार दिया। हरीश रावत की तस्वीरों में कभी टोपी तो कभी दाढ़ी लगा लगा कर भाजपा ने इस बयान को उन्हीं से जोड़ दिया कि इनकी सरकार आई तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल देंगे। वैसे इस बीच एक घटनाक्रम और भी हुआ जिसे आप इस पत्र से समझ सकते हैं। ये पत्र है साल 2016 का, जिसमें गृह विभाग ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ट्रस्ट इस ज़मीन को बेचता भी है तो भी ये ज़मीन कृषि भूमि ही रहेगी और इसे अकृषि बनाकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन सेकुल हिंद एजुकेशनल सोसाइटी के लिए तो ये ज़मीन संभवतः गले की फांस बन गई थी। जिस भी संस्थान को खोलने के लिए ये ज़मीन उन्होंने खरीदी थी वो संस्थान बनाने की अनुमति कांग्रेस सरकार ने ही उनसे 2006 में छीन ली थी, और ज़मीन बेचने के लिए इसका भू उपयोग बदलने की अनुमति उन्हें कोर्ट से भी नहीं मिली थी। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि इसके बाद भी ज़मीन को घाम लगाने के प्रयत्न ये सोसाइटी लगातार करती रही और उसके ये प्रयत्न सफल भी हुए तो हमारी सबसे लोकप्रिय धामी सरकार के कार्यकाल में। सोसाइटी ने पहले इस ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी दी इन रईस अहमद को, जिन्होंने फिर आगे इसे अपने ही कुछ जान पहचान वालों के नाम कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने ये सारी ज़मीन आगे कुल 167 लोगों को बेची, जिसकी सूची आप यहाँ देख सकते हैं। इस बीच भाजपा नेताओं की ओर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतर एक नया मुद्दा भी चलाया गया कि इस ज़मीन पर मुसलमानों को बसाकर डेमोग्राफी बदली जा रही है। लेकिन ये सूची जब बाहर आई और सबने देखा कि इसमें तो रावत, चौहान, लोहानी, हटवाल, गुप्ता, राणा, थापा, ढोंडियाल, रौतेला, घिल्डियाल, थपलियाल जैसे लोगों के नाम हैं और लगभग सभी खरीदार तो हिंदू हैं, तो ये डेमोग्राफी वाले नैरेटिव से भाजपा नेता खुद ही पीछे हट गए। लेकिन इस मामले में ये ज़रूर हुआ कि तमाम चुनावी लड़ाइयों की तरह इस बार नैरेटिव की लड़ाई में कांग्रेस भाजपा के आगे बिल्कुल ही पुइयां तो साबित नहीं हुई। कांग्रेस के प्रवक्ता और सोशल मीडिया अध्यक्ष अभिनव थापर से लेकर कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में मोर्चा ठीक ठाक संभाले रखा, और कुछ फ़ायदा उन्हें इसलिए भी हुआ कि इस मामले में जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं वो खुद भी सामने आए और उन्होंने बयान दिए कि जो ज़मीन हमने अपनी सारी जीवन की पूंजी लगाकर खरीदी है उसे बदनाम करके नेता लोग उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यहाँ ज़मीन खरीदने वालों में कई रिटायर्ड कर्नल और फौजी भी हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को पत्र लिखते हुए बताया कि उन्होंने ये ज़मीन तमाम राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार, लेखपाल और SDM तक से ये आश्वासन पाने के बाद ही खरीदी थी कि ज़मीन हर तरह के विवाद से मुक्त है। लेकिन अब डेमोग्राफी चेंज को लेकर जिस तरह की भ्रामक बातें फैलाई गई उससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे असल सवाल अब भी यही है कि जिन लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीदी है आखिर उनका क्या दोष था, और क्या उन तमाम अधिकारियों और लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी जिन्होंने इस ज़मीन को बेचा,
जिन अधिकारियों ने इसकी रजिस्ट्री की और जिन्होंने इसके दाखिल खारिज करवाए। लेकिन ये मूल सवाल वही लोग समझ सकते हैं जिन पर बीत रही है, जो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिनके जीवन भर की पूंजी यहाँ लग चुकी है। बाकी नेताओं के लिए तो ये ज़मीन लैंड जिहाद का मुद्दा बनाने के लिए मुफीद है और वो अब भी दोषियों को सजा देने से ज़्यादा इसी नैरेटिव को भुनाने के लिए रपरपे हैं। धौलास की ज़मीन को लेकर सोशल मीडिया वाली लड़ाई में वैसे कांग्रेस ने ये तो दिखाया है कि वो अब उतनी झोंतू भी नहीं रह गई है। हालांकि भाजपा की तुलना में वो अब भी बहुत पीछे ही है। कहाँ तो भाजपा कांग्रेस को नेहरू तक के मामलों में घेर लेती है और कहाँ कांग्रेस पिछले 10 साल के सवालों पर भी भाजपा को नहीं घेर पाती। उत्तराखंड में गणेश गोदियाल के आने के बाद कांग्रेस में थोड़ी चरक फरक और हरक बढ़ी तो है और इस मामले में उसे कुछ फ़ायदा खुद भाजपा के आईटी सेल से भी हुआ है, जिसका मुख्य हथियार आज भी सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को टोपी पहनाकर उनके नाम के आगे मियाँ लगाने तक ही सिमट कर रह गया है। हर मुद्दे को ही सिर्फ हिंदू मुसलमान बना देने वाली चकड़ैती कामयाब तो खूब रही है, लेकिन यही करते रहना अब भाजपा को अति डल खिया बल डाला में मुर्दू और अति तैराक बल गाड़ बगदू वाली स्थिति में पहुंचा रहा है। बहरहाल बीते हफ्ते उत्तराखंड में कई प्रदर्शन भी हुए, जिनमें से सबसे मज़ेदार रहा कांग्रेस के खिलाफ हुआ एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें नेता लोग अपनी बात कहने की जगह कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। ये लोग प्रदर्शन करने इसलिए आए थे बलधामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उसे ठीक से काम करने नहीं दे रही। वैसे तो खाड़ुन जुगा हो चुकी कांग्रेस को इस प्रदर्शन से खुश होना चाहिए कि प्रदेश में कोई तो है जिसे लगता है कि कांग्रेस में अब भी सामर्थ्य बचा है कि वो एक मजबूत सरकार को कुछ करने से रोक पाने की ताकत रखती हो। क्या बुन तब। लेकिन इस प्रदर्शन की एक और मज़ेदार बात ये रही कि इसमें शामिल लोगों में से जिन चुनिंदा लोगों ने स्थानीय पत्रकारों से बात की, उनमें से किसी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, किसी ने कहा कि वो तो पुष्टिकरण की राजनीति करती है और किसी ने कहा बल वो दुष्टीकरण की राजनीति करती है। तुष्टीकरण के उच्चारण में हुई ये चूक असल में कांग्रेस की राजनीति का इतना गंभीर राजनीतिक विश्लेषण बन गई है जो कभी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने भी नहीं किया था। ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की खूब राजनीति की है, लेकिन ये कम ही लोग बता पाए थे कि कांग्रेस ने असल में पुष्टिकरण और दुष्टीकरण की राजनीति भी खूब की है। और तुष्टीकरण के लिए तो कांग्रेस को घेरा भी जाता है, लेकिन ये पुष्टिकरण और दुष्टीकरण के लिए पहली बार कांग्रेस को किसी ने घेरा तो बिल्कुल सही घेरा। बाकी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को अगर इंदिरा और राजीव गांधी के दौर में ही घेरने का साहस तब के लोगों ने ठीक से कर लिया होता तो देश की दुर्गत कुछ कम ज़रूर हुई होती। लेकिन वर्तमान की यही विडंबना होती है कि उसमें सत्ता की जयकारे लगाने वाले संख्या में इतने ज़्यादा और भक्ति में इतने मदहोश होते हैं कि उन्हें समय रहते सवाल पूछने वाले लोग देश विरोधी और जाने क्या क्या नजर आने लगते हैं। कांग्रेस की बुलंदी के समय उन पर सवाल उठाने वाले भी वैसे ही हाशिए पर रहे जैसे आज भाजपा पर सवाल उठाने वाले हाशिए पर हैं वे तब। देहरादून में एक प्रदर्शन इस बीच कांग्रेस का भी हुआ जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेसी बुलाए गए थे। अब इस प्रदर्शन से जुड़ी ये दो मज़ेदार पोस्ट देखिए। एक में बताया जा रहा है बल ये प्रदर्शन पूरी तरह से फिसड्डी रहा, तो दूसरे में बताया जा रहा है कि जनता की सुनामी आ गई, जबकि हकीकत इन दोनों के बीच रही। न तो कांग्रेस का ये राजभवन घेराव इतना विफल रहा कि इसे फिसड्डी घोषित कर दिया जाए और न ही इतना सफल रहा कि इसे अभूतपूर्व कह दिया जाए। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में ठीक ठाक संख्या में लोग जुटे थे, जिनमें से कुछ कार्यकर्ता थे और कुछ वैसे ही खगोड़ खगाड़ के लाए गए थे जिन्हें राजनीतिक दल दिहाड़ी पर लाते ही हैं। इस आयोजन से जुड़ी खबरें भाजपाई मीडिया ने ऐसे दिखाई कि रैली पूरी तरह से फेल रही और कांग्रेसी मीडिया ने ऐसे दिखाई कि क्रांति ही हो गई। ऐसा करते हुए भाजपाई मीडिया वहां फंस गई जहां उसने दो खांटी विरोधी खबरें एक के बाद एक चला दी। एक तरफ तो उसने कहा कि कांग्रेस की रैली में बल लोग ही नहीं आए और दूसरी तरफ उसी ने यह भी कह दिया कि इतने लोग आ गए कि शहर जाम हो गया और लोगों को इस जाम से भारी परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेसी मीडिया वहां घिर गया जहां रैली में शामिल हुए लोगों ने खुद ही बता दिया कि हम तो यहीं टहलने आए थे, तभी किसी ने बताया कि मोहम्मद दीपक के लिए कोई रैली हो रही है तो हम भी जुड़ गए, और किसी ने कह दिया कि हमें तो बस में बैठाकर यहाँ पहुँचाया गया है। उत्तराखंड ऐसा कमाल का प्रदेश है कि यहाँ नकल होने पर नकली परीक्षार्थी तक प्रदर्शन के लिए खड़े कर दिए जाते हैं कि बल सब अच्छा हो रहा है, तो फिर राजनीतिक रैलियों में तो नकली प्रदर्शनकारी लाना बहुत छोटी बात है। बाकी जो खांटी कांग्रेसी रैली में पहुंचे थे, एक झलक उन्हें भी देखिए। गाड़ियों से आधे बाहर निकले हुए और कानून व्यवस्था को
खुद ताक पर रखकर ये कांग्रेसी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजोग पड़े ऐसे प्रदर्शन में शामिल लोगों पर। वैसे इस प्रदर्शन का एक मजेदार पक्ष इसके शुरू होने से पहले भी सामने आया, जहां देहरादून नगर निगम ने बल कांग्रेस के सारे पोस्टर होर्डिंग प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही लूच दिए। सरकारी मशीनरी का ऐसा कमाल प्रयोग या तो कांग्रेस ने आपातकाल में ही किया था या वो अभी हो रहा है। वैसे कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन ने इतना तो दिखाया है कि कांग्रेस अभी पूरी तरह से लड़ना नहीं भूली है। लगातार भले ही पटकनी खाते हुए उसके अधिसंख्य सूरमा पलायन कर गए हों, लेकिन अब भी उसके पास सामर्थ्य बाकी है। नेतृत्व अगर ठीक हो सके और बड़े नेता एक दूसरे को इतना ना कचाएं जितना उत्तराखंड में कचाते रहते हैं, तो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में वो कुछ उम्मीद और साहस भर सकते हैं। कांग्रेस अक्सर इस मुगालते में रहती है कि ऐसी कच्चम कचाई तो प्रदेश भाजपा में उनसे ज़्यादा है, तो फिर जनता जब भाजपा की कच्चम कचाई पचा लेती है तो उनकी भी पचा लेगी। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि भाजपा में इस कच्चम कचाई के बावजूद भी दिल्ली से आने वाले आदेश और संदेश बहुत मजबूत होते हैं। वहाँ का नेतृत्व मजबूत है और वो दिल्ली के चेहरों के दम पर भी चुनाव में बैतरणी पार कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी कतई नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस को कुछ फरकाना है तो अपने दम पर ही फरकाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले तो एक नज़र आना ज़रूरी है। बाकी जनता ने तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही कुकर्म खूब देख लिए हैं, इसलिए मौका लगे तो जनता दोनों को ही नकार कर किसी तीसरे को चुन ले। लेकिन वो तीसरा अभी ढांचागत रूप से बेहद ही कमज़ोर है। उत्तराखंड क्रांति दल उस खालीपन को लोगों के दिलों में तो भर रहा है, लेकिन चुनावों में दिल की नहीं दल की चलती है, और एक मजबूत दल के रूप में यूकेडी अभी बहुत पीछे खड़ी है। बीते हफ्ते एक अतरंगी खबर देहरादून से ये भी आई कि नकल माफियाओं ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने के लिए हॉलीवुड स्टाइल तरीके तक खोज निकाले हैं। हालिया मामला एमकेपी कॉलेज का है, जहां नकल माफियाओं ने सर्वर रूम के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड स्पेस तैयार कर लिया था और वहां से वो रिमोटली परीक्षार्थियों के पेपर सॉल्व करवा रहे थे। आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए यहाँ से छात्रों की कंप्यूटर स्क्रीन का एक्सेस अलग अलग जगह बैठे लोगों को दिया जाता था, जो वहीं से पेपर सॉल्व कर लेते थे। एसटीएफ की टीम को बधाई कि उसने समय रहते इस मामले को पकड़ लिया और नकल के एक बड़े वर्टिकल का खुलासा किया। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर नज़र आ रहे इस QR कोड और UPI ID के ज़रिए सीधा सहयोग भी कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहला प्रणाम।